मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में बच्चों आपका स्वागत करता हूं। मैं राजीव कुमार, रसायन प्रवक्ता, डॉक्टर के.एन. मोदी साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज, मोदी नगर, गाजियाबाद। उपसहसंयोजी यौगिक से रिलेटेड मैंने तुम लोगों का पहला भाग बताया था। उसमें सारी उपसहसंयोजी यौगिकों की बेसिक चीज़ें मैंने तुम लोगों को समझाई थी, जैसे ऑक्सीकरण संख्या, उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन मंडल क्या होता है, होमोलिप्टिक हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। सारी बेसिक चीज़ें तुम लोगों को जितनी थी वो ये समझाई थी मैंने तुम्हें। आज भाग 2 में हम तुम लोगों को दूसरी बात समझाएंगे कि इन यौगिकों का संरचना कैसे बनाते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं स्ट्रक्चर बनाने में, और उनके IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। और उसके बाद फिर समावयवता कितने प्रकार की है, इसमें कौन कौन से यौगिक कौन कौन सी समावयवता प्रदर्शित करते हैं, इस भाग में हम तुम लोगों को ये डिटेल्स में समझाएंगे। तो सबसे पहले जो है ये तुम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक एग्जांपल लिया हुआ है, तुम लोग देख सकते हो। उसमें कोबाल्ट जो है सेंट्रल मेटल है इसके अंदर, और ये सारे जो हैं लिगेंड्स हैं इसके अंदर। लिगेंड्स तो मैं लोगों को बता ही दिए थे मैंने। लिगेंड्स बहुत ज़रूरी है, तुम लोगों को जो फोकस करना है वो लिगेंड्स पे फोकस करना है, और बॉन्डिंग उसकी विशेष है। लिगेंड्स में जो है जो डोनर एटम होता है उसको तुम्हें फोकस करना है, मोनोडेंटेट है, डाइडेंटेट है, या बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट, क्योंकि डेंटिसिटी कितनी है, डोनेटिंग पावर कितनी है। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, उभयदंत्र लिगेंड, वे लिगेंड जिनकी दोनों साइट इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के लिए मुक्त रहती है। जैसे CN, C से भी दान कर सकता है और N से भी दान कर सकता है। SCN थायोसाइनेट, SCN माइनस, S से भी दान कर सकता है, N से भी दान कर सकता है। NO2 डोनर साइट N भी हो सकती है, तो नाइट्राइटो N, डोनर साइट O है तो नाइट्राइटो O। तुम लोगों को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है जो लिगेंड्स हैं वो है क्या होते हैं लिगेंड्स। लिगेंड वे उदासीन या आयनिक स्पीशीज होते हैं जिनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की होती है, और वो धातु आयन के साथ उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। यानी एक दाता परमाणु होता है यानी लीव्स बेस जो लिगेंड्स हैं, और एक ग्राही परमाणु होता है यानी लीव्स एसिड, वो होता है सेंट्रल मेटल यानी D ब्लॉक का तत्व होता है। तो ये तुम लोगों का कॉम्प्लेक्स पूरा बना हुआ है। ये तुम्हारा क्या कहलाता है, उपसहसंयोजन मंडल कहलाता है। ये क्या है, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु। ये सारे क्या हैं, लिगेंड्स हैं। किससे जुड़े हुए हैं, उपसहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये आयनिक स्फीयर होता है, आयनिक मंडल। ये क्या होता है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। चार्ज कभी भी लिखना हो कॉम्प्लेक्स आयन पर, पहले उसका चार्ज लिखना है, फिर उसके ऊपर प्लस या माइनस लिखना है। यानी तुम लोगों को पहले डिजिट लिखनी है फिर चार्ज लिखना है, ठीक है। और ये तुम लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। अब तुम्हें कोई भी उपसहसंयोजी यौगिक अगर नाम दे दें उसका लिख के, और तुम लोगों से कहें उसकी संरचना बनाओ, उसका फॉर्मूला लिखो उपसहसंयोजी यौगिक का, तो फॉर्मूला बनाने में तुम लोगों को किस बात पे फोकस करना है, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है। तुम्हें ध्यान पहले भी बता चुके हैं पहले लेक्चर में कि तुम लोगों को 2 ही चीज़ों का बड़ा विशेष ध्यान रखना है कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जो ग्लूकोस्ट होता है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, उस पर फोकस करना है, क्योंकि वही सब चीज़ है। सेंट्रल मेटल क्या है, उसके साथ कैसे लिगेंड जुड़े हुए हैं, लिगेंड्स की व्यवस्था कैसी है, क्योंकि लिगेंड की जैसे व्यवस्था होती है वैसे संरचना बनती है उसकी। तो कहीं भी अगर तुम्हें नाम लिखना हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का और संरचना बनानी है, तो दोनों का ही तुम लोगों को ध्यान रखना है। तो संरचना बनाने में सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या है उसके अंदर, ठीक है। फोकस करना है इसके अंदर सेंट्रल मेटल क्या है। दूसरे नंबर पे क्या ध्यान देना है, दूसरे नंबर पे जो लिगेंड जुड़े हुए हैं उसके साथ, ठीक है, वो लिगेंड्स हमेशा अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करे जाते हैं, इंग्लिश की वर्णमाला के अनुसार अरेंज किए जाते हैं। जैसे NH3 अमाइन हो गया, A आ रहा है, एक्वा में भी A आ रहा है, तो जिनमें पहला लेटर सिंबल सेम हो जाता है तो अगले से कंपेयर करते हैं। तो कहने का मतलब इंग्लिश की वर्णमाला के अनुसार ही एडजस्ट करना है।
दूसरी बात, बहुतंतु लिगेंड का भी यही ध्यान रखना है, वही प्रथम अक्षर वर्णमाला का जो है पहले आएगा तो वो पहले लिगेंड लिखा जाएगा और बाद में आएगा तो बाद में लिखा जाएगा। दूसरी बात क्या याद रखनी है, कोष्ठ का ध्यान रखना है, बड़ा कोष्ठ रहता है उसमें। और कई ऐसे भी लिगेंड्स होते हैं जिन्हें हम जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे EN है। EN का मतलब क्या होता है, इथेन 1,2 डाइअमाइन। या OX क्या होता है, ऑक्सिलेटो। तो इस चीज़ के जो हमारे पास जो बहुदंत लिगेंड होते हैं उनको कोष्ठ में लिखते हैं, या ऐसे लिगेंड जिसमें एक से ज़्यादा परमाणु हो वो भी कोष्ठ में ही लिखा जाता है, छोटा कोष्ठ बोलते हैं उसे, ठीक है। उसके बाद समन्वय मंडल धातु तथा लिगेंड के सूत्रों के मध्य स्थान नहीं छोड़ना। जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है उसमें क्या क्या चीज़ होती है, एक मेटल होता है और लिगेंड्स होते हैं, वो आपस में मिला के लिखने हैं तुम्हें, गैप नहीं छोड़ना। गैप कहाँ छोड़ना है, गैप जब दो मंडल हों, एक तुम्हारे पास उपसहसंयोजन मंडल और एक आयनिक मंडल, इन दोनों मंडलों के बीच में हल्का सा गैप छोड़ना है। लेकिन उपसहसंयोजन मंडल में जो धातु परमाणु या आयन है और लिगेंड्स हैं उन्हें बिल्कुल मिला के लिखना है, गैप नहीं छोड़ना उनका। उसके बाद तुम लोगों को ये बताया गया है कि कोई भी आवेश लिखा रहता है उसके ऊपर, तो वो कैसे लिखते हैं, कोई भी आवेश पहले डिजिट लिखते हैं उसकी, फिर उसके बाद आवेश लिखा जाता है प्लस या माइनस, ठीक है। जैसे COCN6 3-, तो -3 लिखना, 3- लिखना है इसमें, समझ में आ गई बात। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट को हम प्लस पहले लिख के इंडिकेट करते हैं, और जब आयन के ऊपर चार्ज लिखते हैं उसमें डिजिट पहले और आवेश बाद में लिखते हैं। धनायन के आवेश को ऋणायन के आवेश से संतुलित, क्योंकि न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करनी पड़ती है। न्यूट्रलिटी किससे मेंटेन होती है, उदासीनता पॉजिटिव नेगेटिव से मेंटेन होती है। तो ये सारे पॉइंट तुम लोगों को याद रखने। क्या बताया, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स का तुम्हें नाम लिखना है, नाम लिखा हुआ मिल गया, तुम्हें उसकी संरचना बनानी है, उसका अणुसूत्र लिखना है, उसका सूत्र बनाना है, तो सबसे पहले किस पे फोकस करेंगे, क्या देखेंगे उसमें, धातु क्या है उसके अंदर, धातु, ठीक है। उसके बाद उसमें लिगेंड देखेंगे कौन कौन से हैं, फिर लिगेंड्स को इंग्लिश की अल्फ़ाबेट के अनुसार अरेंज करके लगाएंगे। उसके बाद फिर तुम्हारा जब पूरा तुम्हारा आयनिक मंडल और उपसहसंयोजन मंडल, यानी उपसहसंयोजन मंडल पहले पूरा हो जाए तो फिर आयनिक मंडल के बीच में थोड़ा सा गैप देके फिर आयनिक मंडल लिखना है। अब जैसे कुछ उदाहरण हैं, टेट्रामाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये है। तो तुम लोगों को क्या ध्यान देना है कि भाई इसमें जो है धातु कौन सी है, आंसर मिला धातु कोबाल्ट है, कैपिटल C स्मॉल o, ठीक है। ध्यान रखना है सिंबल का। कोबाल्ट में और कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या अंतर होता है, कोबाल्ट में C बड़ा और O छोटा रहता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि उदासीन अणु है तो C और O बराबर बराबर कैपिटल लेटर में ही लिखे जाते हैं। इस साइज का बहुत विशेष ध्यान रखना है तुम्हें। तो टेट्रा अमाइन, अमाइन यानी NH3, टेट्रा का मतलब 4, एक्को का मतलब H2O, क्लोराइडो यानी Cl, कितने तरह के लिगेंड हो गए इसमें, अमाइन NH3, क्लोराइडो Cl, एक्वा H2O और कोबाल्ट मेटल हो गया, और ये आयनिक मंडल में आ गया क्लोराइड। तो क्या कैसे लिखेंगे सूत्र इसका, CO तो हो गया कोबाल्ट, अब अल्फ़ाबेटिकली एमाइन पहले आ रहा है तो NH3, टेट्रा आ रहा है तो 4, और एक्वा H2O, क्लोराइडो Cl, और बाद में कोऑर्डिनेशन स्पेयर बंद, यानी जो उपसहसंयोजन मंडल वो बन गया पूरा हमारा। किससे बनता है उपसहसंयोजन मंडल, दो ही चीज़ से बनता है, एक केंद्रीय धातु परमाणु और एक लिगेंड्स। वो पूरे हो जाए समझ लो तुम्हारा जो विशेष पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद आ जाता है आयनिक पार्ट, Cl, क्लोराइड। अब तुम लोगों को क्या ध्यान देना है, ये ऑक्सीकरण अवस्था जो रोमन वर्ड्स में लिखी गई है इसको ध्यान देना है कि ये थर्ड आएगी कैसे आएगी। अब तुम लोग देख सकते हो कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है उसमें तो कभी कोई चेंज कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो क्रिस्टल की ज्योमेट्री यानी उसकी शेप को इंडिकेट करता है कि उस क्रिस्टल में लिगेंड्स की क्या व्यवस्था है, उस यौगिक की क्या आकृति, क्या ज्योमेट्री, क्या ज्यामिति बनेगी। तो अंदर वाला पार्ट तो फिक्स है। अब तुम देख सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड लाने के लिए NH3 की तो कोई चार्ज होता नहीं, उदासीन अणु है, H2O भी उदासीन अणु है, Cl क्लोराइड पे -1 चार्ज होता है,
तो एक Cl ये तो फिक्स है ही है, अब यहाँ भी एक Cl है, तो हम लोगों के पास चार्ज कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है, और चाहिए हमें 3। तो हम जो भी चेंज कर सकते हैं वो आयनिक मंडल में चेंज कर सकते हैं, विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आयनिक मंडल चार्ज बैलेंसिंग के लिए है और कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो है वो ज्योमेट्री के लिए निश्चित संख्या में केंद्रीय धातु से निश्चित संख्या में अणु या आयन जुड़े रहते हैं, तो वो तो निश्चित है बिल्कुल, उसमें कभी कम ज़्यादा नहीं कर सकते तुम लोग। तो इसलिए ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन स्पेयर बहुत अच्छे से बनाओ, जो जो दिया गया है बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम बनाना है, कोई चेंज नहीं करना। उसके बाद फिर आयनिक मंडल जो आता है उसमें ऑक्सीकरण अवस्था बैलेंस करने के लिए तुम लोगों को देख लेना है कि कितने उसमें आयनिक मंडल में आयन लिखे जाएंगे, ठीक है। ऐसे तुम लोग दूसरा उदाहरण लिखा हुआ है, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड। अब इसमें क्या आ रहा है तुम लोगों का, पोटेशियम तो हो गया एल्कली मेटल, क्षारीय धातु हो गई। अब जिंकेट, जब ATE आता भी तुम लोगों को बताएंगे, जब ATE आता है तो कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो निगेटिव हो जाता है। तो आयनिक पार्ट तो हो गया पोटेशियम, और दूसरा कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट क्या हो गया, इसमें देखो कौन कौन सी धातु है इसके अंदर। इसके अंदर जो धातु है एक तो जिंक है, ठीक है, पोटेशियम हो गया इसके अंदर एल्कली मेटल आयनिक स्फीयर में, और टेट्रा हाइड्रोक्सो तो K2ZnOH4, यानी तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो क्या है, एक तो जिंक हो गया सेंट्रल मेटल, और टेट्रा टेट्रा मतलब 4, हाइड्रोक्सो मतलब OH 4 हो गए, और उसके बाद पोटेशियम हो गया आयनिक मंडल में। अब वैलेंसी वही ध्यान रखनी, सेकंड चाहिए तुम्हें वैलेंसी। अब माइनस की 4 तो आ ही रही है, तो K में 2 कर दो, यानी कि परमाणुकता 2 हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो परमाणुकता 2 करने के बाद तुम देखोगे इसका जो चार्ज आ रहा है कितना आ रहा है, X -4 + 2, तो सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। इसी तरह से तुम्हारे और एग्जाम्पल्स हैं सारे। तुम लोगों को जो ध्यान देना है बस ये ध्यान देना है कि कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है उसमें, कैटायनिक है, एनायनिक है, न्यूट्रल है। इस तरह से तुम लोगों को और एग्जाम्पल भी तैयार रखने हैं। अब आता है कि IUPAC नाम कैसे लिखने हैं किसी कॉम्प्लेक्स का। जब तुम्हें IUPAC नाम लिखना होता है तो सूत्र बनाने से उल्टा होता है, समझ में आ गई बात। सूत्र बनाने में क्या ध्यान रखना था, जब सूत्र बना रहे थे ये ध्यान रखना था कि सेंट्रल मेटल पहले फोकस करना है क्या है उसमें, फिर उसके बाद लिगेंड की व्यवस्था वो भी अल्फ़ाबेटिकली, और फिर बड़ा ब्रैकेट लगाना है। अगर आयनिक स्पेयर हो तो फिर आयनिक स्पेयर जोड़ना है, और आयनिक स्पेयर और कोऑर्डिनेशन स्पेयर में गैप करना है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर में कभी भी गैप नहीं करना, मेटल और लिगेंड्स में सब मिला के लिखने, समझ में आ गई बात। अब तुम्हें लिखना है IUPAC नाम। अब IUPAC नाम में क्या होगा, IUPAC नाम में क्या है, पहले तो कॉम्प्लेक्स ही देखना होता है, कैटायनिक एनायनिक न्यूट्रल कौन सा है वो। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये ध्यान रखनी है इसमें जो IUPAC नाम लिखेंगे वो सबसे पहले लिगेंड्स लिखे जाएंगे, ठीक है। उसकी व्यवस्था से, सूत्र की व्यवस्था से IUPAC नाम की व्यवस्था में उल्टा रहता है। सबसे पहले क्या देखना है, लिगेंड्स। अल्फ़ाबेटिकली जो पहला पड़ेगा उसे पहले बोलना है, और जो सेकंड पे पड़ेगा सेकंड में। अगर लिगेंड्स एक जैसे हो गए अल्फ़ाबेट में तो फिर उनका नेक्स्ट लेटर देखना है कि कौन सा पहले आएगा अल्फ़ाबेट से, ठीक है। और उसके बाद लिगेंड्स की जब नेमिंग करेंगे, अभी और आगे मैंने लिगेंड्स का भी खोल रखा है विशेष रूप से। लिगेंड्स की नेमिंग में लास्ट में O लगा के पढ़ते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है अंत में। अब जैसे कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स में जैसे H2O है, H2O क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, एक्वा बोलते हैं इसे। NH3 को एमाइन बोलते हैं, CO को कार्बोनिल, NO को नाइट्रोसिल। जो भी एक से ज़्यादा परमाणु वाले लिगेंड होते हैं उन्हें ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है तुम्हें। यदि उपसर्ग सत्ता में एक ही प्रकार के लिगेंड संख्या में एक से अधिक हो तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए उनके नाम से पूर्व डाई, ट्राई आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे तुम लोग बताया था, मान लो NH3 4 दिया है तो टेट्रा हो गया, 3 दिया है ट्राई हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है तुम्हें और ब्रैकेट में लिखना है। अब जैसे ये वाला कंपाउंड है तुम लोगों को, जैसे EN है, EN में ध्यान रखना है, EN में या ये कंपाउंड है 20 ट्रिस का ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। ऐसे इस यौगिक का नाम पढ़ना है तुम्हें, कैसा कॉम्प्लेक्स है। जब इसमें आयनिक स्पेयर ही नहीं है तो इसका मतलब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस है, तो क्या होगा,
डाइक्लोराइडो, 2 को बोलते हैं बिस, 3 को ट्रिस, बिस ट्राइफिनाइल, फिनाइल तो पता होगा तुम्हें, CCH5 को बोलते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें फिनाइल ग्रुप जो है बेंजीन ही होता है, मतलब मूलक के रूप में यूज़ होता है। तो पीएच का मतलब फिनाइल, CCH5। ट्राई इसलिए आ रहा है क्योंकि 3 बार है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, PH3 पता है तुम्हें फॉस्फीन होता है ग्रुप, जो तुम लोगों ने पी ब्लॉक में 15 ग्रुप पढ़ा है, उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस, जो फास्फोरस के जो यौगिक होते हैं फॉस्फीन है उसमें PH3, ठीक है। तो क्या नाम हो गया, डाइक्लोराइडो और बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन निकिल सेकंड। सेकंड क्यों आया, क्योंकि जब निकिल को X दोगे तो Cl का -1 चार्ज होता है, तो X -2, ये उदासीन अणु है, +0 = 0, तो X = 2 आ जाएगा। हमेशा जो कभी भी ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे रोमन में लिखेंगे, ये 5वां पॉइंट है। कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था अगर मेटल की लिखते हैं वो रोमन में ही लिखी जाती है, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स बताई दिए मैंने तुम्हें, 3 प्रकार के हैं, धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन। ये पहले लेक्चर में भी तुम्हें समझा दिए थे मैंने कि कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल 3 प्रकार का होता है। और ये बात तुम लोगों को ध्यान रखनी है, जो धनायनिक और उदासीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें कोई चेंज नहीं करते, मेटल जैसी होती है वैसे ही लिखते हैं उसे, ठीक है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स तुम्हारे ऋणावेशित है, ये तुम लोगों को ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स अगर ऋणावेशित होता है तो मेटल के साथ जो सफिक्स लगाते हैं, अनुलग्न जो लगाते हैं वो ATE लगा के पढ़ते हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी कभी कोई नाम पढ़ेंगे तो उसको लैटिन वर्ड में ही पढ़ा जाएगा। जैसे सिल्वर है, अगर वो सिल्वर धनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में हो तो सिल्वर पढ़ेंगे, अगर वही ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स में आ जाए तो अर्जेंटेट वर्ड पढ़ेंगे। तो लैटिन वर्ड का ध्यान रखना है तुम्हें, नेगेटिव में लैटिन वर्ड यूज़ करा जाएगा उसका, ठीक है। और ATE तुम्हें बता ही दिया, पढ़ रहे हैं हमेशा मेटल के साथ ATE लगा के पढ़ना है। उदासीन संयुग्म के नाम वैसे पढ़ना है जैसे धनायनिक कॉम्प्लेक्सेस का पढ़ना है। अब मैंने तुम लोगों के लिए, क्योंकि कई बार बच्चा कमज़ोर रहता है, लिगेंड्स की चाहता है कि सर कितने तरह के लिगेंड्स हैं सारे हमें बता दो, क्योंकि हमें आवेश भी याद नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि इसमें जो विशेष है वो हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम लोग अमाइन समझ गए, सब कुछ समझ गए और ऑक्सीडेशन नंबर गलत कर दिया तो सारा गलत हो गया नाम। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के तुम्हें चार्ज और लिगेंड्स पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, मतलब ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है जो लिगेंड्स है। इसलिए मैंने तुम लोगों को, क्योंकि कई बार बच्चा कमज़ोर रहता है, नहीं मिलते उसे लिगेंड डिफरेंट टाइप के, तो मैंने लिगेंड्स को भी तुम लोगों के लिए, जिससे तुम लोगों को ईजी हो जाए ये चैप्टर, अलग से लिगेंड्स भी सब लिख कर दे दिए हैं। जैसे तुम लोगों का CO है, कार्बोनिल होता है, EN याद करो इसे अच्छे से, लिगेंड्स को बिल्कुल फोकस करो, जो बेसिक है वो लिगेंड्स हैं। अगर तुम लिगेंड्स नहीं याद कर पाए तो समझ लो चार्ज नहीं याद कर पाए उनका, कैसे तो तुम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे और कैसे तुम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या जो लिखनी होती है वो कैसे निकालोगे। समझ में आ रही है ना बात। तो लिगेंड्स को विशेष ध्यान दो, हर लिगेंड्स को बहुत बारीकियों से देखो। जैसे कार्बोनिल है CO, थायोकार्बोनिल है S लग जाता तो थायो लगाते हैं, पायरिडीन है C5H5N हो गया, अभी बताया था ट्राइफिनाइल फॉस्फीन हो गए, PH लिख देते हैं शॉर्ट में इसे फिनाइल को, इसे बताया था EN लिख दें। बहुत बारीकियों से ध्यान रखो सब चीज़ का। एमाइन NH3 है, डोनर एटम कौन सा है एमाइन का, N। समझ में आ रही है बात। जिस पे इलेक्ट्रॉन युग्म फ्री रहता है डोनेट करने के लिए ल्यूस बेस, इसलिए तो कहा जाता है लिगेंड्स को। क्यों कहा जाता है ल्यूस बेस, क्योंकि उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की रहती है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन युग्म फ्री रहते हैं दान करने के लिए, ठीक है। H2O एक्वा है, वो डोनर एटम है। बहुत फोकस करो कि डोनर एटम कौन सा है, ठीक है। ऋणायनिक लिगेंड्स में मैंने बता दिया तुम्हें, IDO लगा के पढ़ते हैं, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, हाइड्रोक्सो, इस तरह से तुम लोगों को पढ़ते रहना है लिगेंड्स के बारे में। और लिगेंड्स हैं आयोडो, आयोडाइडो, साइनिडो, ऑक्सिलेटो। बहुत अच्छे से फोकस करो, चार्ज पे विशेष ध्यान दो, जो चार्ज है इन पे लिखा हुआ, क्योंकि इन चार्ज से तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी और डेंटिसिटी सही से पता लगेगी कि उस लिगेंड्स के अंदर
क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड में, कंपटीशन एग्जाम में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बारीकियों से छोटी चीज़ पे आते हैं। जिन्हें लिगेंड्स की बहुत माइन्यूटली नॉलेज है वो बहुत इजी कर देते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि वो चीज़ें तो विशेष तो हैं ही हैं, लेकिन जब वो सूत्र नहीं सही लिख पाता या नाम नहीं सही लिख पाता, ना वो ऑक्सीकरण अवस्था सही से निकाल पाता, तो पूरे चैप्टर में कमज़ोर रहता है। ये समझ के चलो तुम लोग। हर लिगेंड्स को बारीकियों से स्टडी करो। उसमें देखो सब मैंने लिख दिया, इनको याद करो सबको। कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स कम मिलेंगे तुम लोगों को, समझ में आया? क्योंकि तुम लोगों को पता है स्टेबिलिटी किससे क्रिएट होती है, कैटायनिक मेटल तो तुम्हें पता ही है, या तो उदासीन होगी, या तो मेटल होगी उदासीन, या फिर उस पर चार्ज होगा पॉजिटिव, और उसके साथ निगेटिव जितने ज़्यादा जुड़े होंगे कॉम्प्लेक्स उतने ज़्यादा क्या बनता है, ज़्यादा स्टेबल बनता है। ग्रेटर द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल, यानी अगर जो सेंट्रल मेटल है उस पर धनावेश जितना ज़्यादा होता है वो कॉम्प्लेक्स उतनी ज़्यादा स्टेबल बनता है। स्टेबिलिटी जो है बताएंगे तुम लोगों को लास्ट में, इसी में ही जो स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स की वो किस पे डिपेंड करेगी, वो चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये तुम लोगों को चार्ज विशेष याद करना है। ये पॉजिटिव वाले कम मिलेंगे, मोस्टली तुम्हें निगेटिव और उदासीन, ये ध्यान रखने। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स जो है धनायनिक और उदासीन। धनायनिक का मतलब जिनमें कॉम्प्लेक्स पार्ट पर जो है पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, ये धनायनिक हो गए। और ऐसी ऋणायनिक कॉम्प्लेक्सेस में माइनस रहता है। तो इस वाले में जैसे तुम लोगों को ढंग से देखो अगर, तो इसमें यहाँ पे +1 चार्ज है इसके ऊपर, अगर देखो यहाँ पे +1 चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है, ये +1 चार्ज और थोड़ा सा करा देंगे तो CuNH342 प्लस FeH2O6 प्लस COCl2En2 प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज करा देंगे, एक सिंगल प्लस है। तो अब तुम लोग आराम से पढ़ सकते हो इसका नाम। देखो धनायनिक कॉम्प्लेक्स है, सबसे पहले लिगेंड्स पढ़ने। लिगेंड्स है NH3 क्या बोलते हैं, अमाइन, और 4 है लिगेंड्स, तो इसको 4 को तो टेट्रा बोलते हैं। तो टेट्रा अमाइन कॉपर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली लोगे X मान के, सेकंड आयन, ठीक है, हेक्सा एक्वा आयरन, थर्ड आयन। अब देखो इसमें एक तो Cl है लिगेंड्स और एक En है। Cl तो क्लोराइड हो गया, En क्या है, इथेन 1,2 डाईअमाइन। तो इसमें ब्रैकेट जो है ये भी ब्रैकेट थोड़ा सा सही हो जाएगा, इसका करा देंगे, En के बाहर आएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा +1 चार्ज है यहाँ पर, ठीक है। तो COCl2En2 प्लस, तो एक तो इथेन 1,2 डाईअमाइन है, एक क्लोराइडो है, तो C पहले आएगा E से पहले, तो क्या होगा, डाई क्लोराइडो बिस, 2 की वजह से बिस आया, इथेन 1,2 डाईअमाइन, En के हो गया, और कोबाल्ट का चार्ज सेकंड कैसे आया, X मान लिया इसे। Cl पे तो बताया +1 चार्ज होता है, माइनस का 2, यानी Cl पे -1 और X -2 + 0 और +1 हो रहा है ऊपर चार्ज, तो मिलाकर जो है ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स बन गया। ऋणायनिक में तुम लोगों को क्या ध्यान रखना है, ऋणायनिक जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें ये ध्यान रखना है कि मेटल के साथ ATE जरूर लगेगा, ठीक है, वही क्रम वही रहेगा, पहले लिगेंड्स आएंगे, फिर आएगा लिगेंड्स में भी अगर अलग अलग तरह के लिगेंड्स होता है अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखना है, ठीक है। और जो डाई ट्राई है इसको नहीं देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल में, जो लिगेंड्स का विशेष नाम होता है, मेन नाम होता है, उसका अल्फ़ाबेट चेक करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसका नाम क्या होगा, हेक्सा साइनो या साइनाइडो भी लिख सकते हो, हेक्सा साइनो या साइनाइडो फेरेट। फेरेट वर्ड आया, लैटिन वर्ड इसका फेरिक है, तो इसलिए क्या आएगा, फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट तो X -6 = -2, 3 आ जाएगी। इससे ऐसे तुम लोगों को पढ़ते जाना है। यानी तुम लोगों को क्या ध्यान रखना है IUPAC नेमिंग में, सबसे पहले लिगेंड्स की नेमिंग, वो भी अल्फ़ाबेट ऑर्डर में, ठीक है, उसके बाद फिर मेटल, फिर उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन वर्ड्स में, और उसके बाद फिर आयनिक स्पेयर। और एनायनिक में क्या ध्यान रखना है, एनायनिक में क्या होगा, लिगेंड्स होंगे वही अल्फ़ाबेट ऑर्डर में, फिर मेटल, फिर उसके साथ ATE। मेटल कैसी लेनी है, लैटिन वर्ड्स में लेनी है, तो लैटिन सिंबल है, लैटिन नाम है, वो बोलना है, और उसके साथ ATE लगाना है, और फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी उसमें आयनिक मंडल पहले आ जाता है। तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या बात बता रहे हैं, तुम लोगों को समझा रहे हैं जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो 3 तरह के हो गए, धनायनिक और उदासीन एक कैटेगरी में हो गए, और ऋणायनिक
अलग कैटेगरी के हो गए। और जो रेनाइनिक है उसमें मेटल के साथ लैटिन नाम पढ़ते हुए उसके साथ ATE लगाना है, समझ रहे हो। जैसे धनायनिक में Fe है तो आयरन बोलेंगे, वहीं ऋणायनिक में हो तो क्या बोलेंगे, फेरेट। समझ में आ रही बात। इस तरह का तुम लोगों को ध्यान, कॉम्प्लेक्स पे फोकस करो, कैसा कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक है, एनायनिक है, न्यूट्रल है। जो बड़ा ब्रैकेट होता है ना ग्लूकोज, उससे पता लग जाता है कॉम्प्लेक्स कैसा है। अगर वो बड़ा ब्रैकेट पहले है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, बड़ा ब्रैकेट बाद में है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और केवल बड़ा ही ब्रैकेट है यानी आयनिक मंडल है ही नहीं तो वो उदासीन कॉम्प्लेक्सेस है। तरीका वही है IUPAC लिखने का, पहले लिगेंड्स की नेमिंग करो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में, फिर मेटल की नेमिंग, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके बाद आयनिक मंडल जैसे हो, पहले हो या बाद में तुम लोगों को ध्यान रखना। अगर आयनिक मंडल बाद में है तो मेटल के साथ केवल ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर आयनिक मंडल का नाम, और ऋणायनिक है तो मेटल के साथ ATE जरूर लगेगा, ठीक है। और गैप के लिए क्या समझाया मैंने, गैप के लिए समझाया जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में, यानी जो उपसहसंयोजन मंडल है उसमें गैप नहीं छोड़ना कभी भी मेटल और लिगेंड्स के बीच में कोई भी। लेकिन जैसी जो उपसहसंयोजन मंडल है और आयनिक मंडल है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप जरूर छोड़ना, यानी मंडल के बीच में गैप छोड़ना है, अंदर नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको उपसहसंयोजन यौगिक में IUPAC नेमिंग और स्ट्रक्चर मैंने दोनों बता दिए हैं, और उस पर आधारित ये कुछ मैंने तुम लोगों को एग्जाम्पल्स दिए हैं, और ये तुम लोगों को गृह कार्य दिया है करने के लिए। सब बच्चे इस पे फोकस करके इसको करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम तुम लोगों को और इससे रिलेटेड बता देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।